नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त यूक्रेन और रशिया पर टिकी हुई हैं। जी हां, और लगातार वहां पर जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उस पर सबकी नजरें हैं कि आखिरकार कैसे यूक्रेन अपने आप को रूस के हमलों से बचाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कीव में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेन से ये बड़ी खबर, जिसमें रूस के 30 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन की ओर से ये खबर मिल रही है। राजधानी कीव के पास धमाके सुने गए हैं और इन तेज धमाकों के बीच वहां पर सभी नागरिक अपने आप को सुरक्षित बचाने की कोशिश में 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं, ये यूक्रेन ने दावा किया है। साथ ही साथ रूसी एयरक्राफ्ट भी नष्ट कर दिए गए हैं, ये भी यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। मारियोपोल से मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और गौरव लगातार अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि आखिरकार यूक्रेन अपने आप को किस तरीके से डिफेंड करेगा, कितना व्यापक उसका डिफेंस स्केल होगा, क्योंकि दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का फुल फ्लेजेड ये अटैक है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो वाटर बॉडीज के जरिए हो, सब जगह से, जल थल वायु सभी जगह से रूस का अटैक सामने आ रहा है। ऐसे में कैसे होगा ये बचाव? इस समय यूक्रेन अपने आप को बचाने में जो उनके रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है उसे सफलता मिली है। उन्होंने 3 बड़ी बातें की है। पहली बात, 2 रूस के वायुसेना के Su-30 लड़ाकू विमान यूक्रेन ने गिराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके Su-27 ने रशिया के Su-30 गिरा दिए। पहली बात। दूसरी बात, एक वीडियो अभी अभी जारी किया गया है, जो वीडियो आज तक पर हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, कि एक इनकमिंग मिसाइल, एक रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन पर एक रिहायशी इलाके के ऊपर उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ने उसे मार गिराया। यानी जो रशिया का पिछले 24 घंटों में प्रयास था नेहा, कि पूरे यूक्रेन के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जिसे कहा जाता है, कि यूक्रेन का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पहले ही दिन ध्वस्त कर दिया जाए, और इसीलिए यूक्रेन के 14 से ज्यादा एयरफील्ड्स पर जबरदस्त बमबारी और गोलाबारी हुई थी। उसके बावजूद रात में जब यह मिसाइल दागी गई कीव के ऊपर, उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया। यानी एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी यूक्रेन में काम कर रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, रूस की तरफ से एक तस्वीर आई है कि S-300 सिस्टम, भारत ने S-400 सिस्टम जो अत्याधुनिक है वो खरीदे हैं, लेकिन जो यूक्रेन के पास S-300 सिस्टम है उसको रूस ने ध्वस्त कर दिया। तो जबरदस्त लड़ाई इस समय दोनों तरफ से यहां पर चल रही है यूक्रेन में, और रूस का जो पूरा प्रहार है वो पूरा का पूरा प्रहार इस समय राजधानी कीव पर है। लगता यही है कि उनका प्रयास जल्दी से जल्दी सत्ता परिवर्तन का है, और इसीलिए कल जो ओस्टोमेल एयरफील्ड, जो कीव से महज 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी एयरफील्ड है, एक एयर बेस है यूक्रेन का जहां एंटोनोव विमान बनते हैं, उस एयरफील्ड पर कब्जा करने का रूस का दावा था। लेकिन देर रात, यानी अभी यहां सुबह 5:30 बजे है, करीब रात 12 बजे यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने ओस्टोमेल एयरफील्ड पर एक काउंटर अटैक किया और वहां से रूस की सेना को मार गिराया, भगा दिया वहां से। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया, ये ऐसा यूक्रेन का दावा है, और ओस्टोमेल एयरफील्ड एक बार फिर अब यूक्रेन के कब्जे में है। तो काउंटर अटैक और अपने देश को बचाने का प्रयास जबरदस्त चल रहा है यूक्रेन की तरफ से। हालांकि चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, उस चेर्नोबिल पावर प्लांट पर अब रूस का कब्जा है। यह बात यहां के प्रधानमंत्री ने भी मान ली है अब से करीब 10 मिनट पहले। और ये भी कहा जा रहा है गौरव कि यूक्रेनियन इस न्यूक्लियर साइट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चेर्नोबिल, वहां पर कुछ लोगों को हॉस्टेज भी लिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये रूस की जो मोटराइज्ड राइफल डिवीजन है, उसके कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने जाके चेर्नोबिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और काफी लड़ाई वहां पर हुई थी। लेकिन उसके बाद न केवल उन्होंने उस पर पावर प्लांट पर कब्जा किया, बल्कि वहां जो कर्मी काम कर रहे थे उनको बंधक बना लिया है, ये खबर भी आ रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह भी दावा किया है, और बड़ा दावा किया है, कि
रूस की सेना के एक और मोटराइज्ड डिवीजन के करीब 25 लोगों ने, प्लाटून कमांडर समेत 25 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर में यूक्रेन जारी करेगा। सार्जेंट कमांडर की, प्लेटून कमांडर की और जो 25 सिपाही हैं रूस के जिन्होंने आत्मसमर्पण किया जैसा यूक्रेन का दावा है, उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत करके उनकी भी तस्वीरें और वीडियो जारी किए जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि रूस की सेना भी यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहती लेकिन करना पड़ रहा है आदेश के अनुसार। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत जबरदस्त इस समय चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने समय तक, जैसा आपने अपने प्रश्न में पूछा, कितने समय तक यूक्रेन अपने आप को बचा पाता है, क्योंकि जो सामरिक और सैन्य शक्ति है वो रूस की यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। दोनों देशों में कोई तुलना भी नहीं है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास गौरव, तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैसे इस वक्त वहां पर यूक्रेन में भीषण बमबारी जारी है। जिस बीच यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने रूस के 6 हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। यूक्रेन ने 10,000 नागरिकों को हथियार दिए हैं, आम नागरिकों को असॉल्ट राइफल दिए गए हैं अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। Это все-таки был не украинский самолет, это был российский. Боже, вот это взрыв только что был. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. Вот. Начали бомбить. Боже, поздняки начали бомбить. Зайди. Это все-таки был не украинский самолет, это был российский. Боже, вот это взрыв только что был. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, रूस ने सब कुछ दरकिनार करते हुए एक बड़ा साहसी फैसला लिया कि उसे यूक्रेन पर अटैक करना है, लेकिन वो इसके रेपरकशन से भी भली भांति वाकिफ है। आने वाले वक्त में सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई तरीकों से उसका प्रतिबंध होगा, उसको इन सभी रेपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति से रूस कैसे निपटेगा? आपने बिल्कुल सही कहा और आप तो क्योंकि बिजनेस कवर करती हैं तो आपको तो ये भली भांति मालूम है कि रिपरकशंस या इसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ेगा आर्थिक तौर पर। लेकिन कोई भी देश जब कोई कार्रवाई करता है तो वो प्रोज और कॉन्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स दोनों को फैक्टर इन करता है या देखता है कि उससे लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है। और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि उनका लाभ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा से जुड़ा एक प्रश्न है। अगर यूक्रेन, जिसकी सीमा 2300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ लगती है, और वो यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है और वहां पर अमेरिका की मिसाइलें आके लग जाती हैं या अमेरिका की सेना वहां तैनात हो जाती है या नेटो के और देश वहां आ जाते हैं, तो ये रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात से रूस लगातार आगाह करता रहा है यूक्रेन को कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि ऐसा किया तो रूस की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और इसकी वो कतई इजाजत नहीं दे सकता। और रूस के राष्ट्रपति ने कहा भी कि न केवल ऑफेंसिव वेपन्स बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो हो रही है यूक्रेन में नेटो देशों के साथ और पिछले कई वर्षों से चल रही है, उससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। ऑफेंसिव वेपन्स और ऑफेंसिव ऑपरेशंस की ट्रेनिंग चल रही है, इसकी वो इजाजत नहीं दे सकते। उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के या नेटो के और देश, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। तो उसके बाद रूस ने एक कदम उठाया है, देश की सुरक्षा बनाम आर्थिक सैंक्शंस। निर्णय रूस की जनता को करना है और रूस के राष्ट्रपति को करना है, और रूस के राष्ट्रपति ने निर्णय कर लिया कि यूक्रेन में जाकर सत्ता परिवर्तन करके वो रूस की सुरक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऐसा उनका दावा है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो रिसोर्सेज है
यूक्रेन में अनटैप्ड रिसोर्सेज, चाहे आप गैस की बात करें, कोयले की बात करें, यहां पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि या पश्चिमी देश उसका खनन करेंगे या रूस उसका खनन करेगा। एक तरह से जिस तरह से इराक में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, ऑयल के लिए कहा जाता है वो लड़ाई थी, जिस तरह लिबिया में ऑपरेशन किया, उसी तरह ये जो पूरा ऑपरेशन है ये रिसोर्सेज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी ये इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए रूस ने निर्णय किया और इसकी जबरदस्त तैयारी के साथ। ऐसा नहीं है कि एकाएक उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उनको पहले दिन सेटबैक्स हो रहे हैं जैसा यूक्रेन का दावा है। आप देखिए कितनी तरफ से महीनों से उनकी बेलारूस में उनकी एक्सरसाइजेस चल रही थी, उन्होंने इस सबको वॉर गेम किया। सेना का काम ही यही होता है, वो पूरा करियर अपना यही वॉर गेम करते हैं कि हम ये करेंगे तो दुश्मन ये करेगा, फिर हम ये करेंगे। एक एस्केलेशन लैडर होता है और रूस का यह आकलन है कि टोटल एस्केलेशन लैडर के वो ऊपर है, क्योंकि कोई नेटो देश अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजेगा, और यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 15 दिन, महीना रूस के विरुद्ध अगर टिक भी जाए तो टिक जाए, उसके बाद तो वर्चस्व रूस का ही होगा, सत्ता परिवर्तन रूस करके रहेगा, ऐसा ही रूस का आकलन है। बिल्कुल, रूस का आकलन कि सत्ता परिवर्तन को अंजाम देना है, इसी के लिए गंभीर नतीजे भी भुगतने होंगे, ऐसा कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के भी अपने दावे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करके ही मानेंगे। Few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. आज हम और ज्यादा प्रतिबंध, उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं, और निश्चित रूप से रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है, और दीर्घकालिक अवधि में रूस के ऊपर इसके काफी प्रभाव पड़ेंगे, और अमेरिका निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने वाला है। 27 सदस्यों की यूरोपीय यूनियन ने और हमारे साथियों ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबने फैसला किया है कि हम सब मिलकर प्रत्युत्तर देंगे। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। पूर्व राजनीतिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही विनोद दत्ता जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि गंभीर नतीजे रूस को भुगतने होंगे, लेकिन ये तो पोस्ट वॉर नतीजे होंगे ना, प्री वॉर नतीजे तो कुछ भुगते नहीं। रूस पूरी फुल फ्लेजेड फोर्स के साथ यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सब जगह से प्रहार किया जा रहा है, जिसके नतीजे यूक्रेन की जनता को, उसकी आर्मी को, सबको भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसे में एक प्रीएम्प्टिव एक्शन तो कम से कम यूएस को लेना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये हमको समझना होगा, जो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसीलिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, और ये बहुत पहले से नेहा जी ये बताया जा चुका है। ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन सब ने ये कहा है, जो क्योंकि वो हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम लीगली वहां पर जा नहीं सकते, परंतु उससे पहले उन्होंने जो भी वो सहायता करनी थी, जिस प्रकार के उन्होंने वहां पर मिलिट्री हार्डवेयर देना था, इक्विपमेंट देना था, मिसाइल्स देना था, डिफेंस सिस्टम्स देना था, वो सब उन्होंने उसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। एक बात मैं कहूंगा, जो आप अभी बातचीत कर रहे थे गौरव से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गौरव को देखकर इस कार्यक्रम में, और वहां पर मारियोपोल से वो बात कर रहे हैं। मारियोपोल में भी काफी वहां पर लड़ाई हुई है और बम गिरे हैं, मिसाइल्स गिरे हैं। तो गौरव, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, जो अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ एंड कम बैक सून हियर टू बी विद ऑल ऑफ अस इन इंडिया। परंतु जो मैं बात कहना चाहता हूं, मेरे विचार से देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल ही
अननेसेसरी वॉर है। अगर राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, परंतु मेरे विचार से उसके लिए लड़ाई करने की, और इतना जो आप देख रहे हैं पूरे यूक्रेन को उन्होंने एकदम ध्वंस कर दिया है, एकदम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का और कितने जाने वहां पर गई हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, और कितनी जाने गई हैं, कितनी जाने जाएंगी, मेरे विचार से ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। बातचीत चल रही थी, देखिए 2008 में ये शुरू हुई थी बात, जो इनको हम मेंबर्स बनाए, सदस्य बनाए नेटो का। 14 साल हो गए हैं, कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ये हमको ध्यान रखना है, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं नेटो में जो नहीं चाहते हैं यूक्रेन को वहां का सदस्य बनाना, और ये राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा, इसीलिए 14 साल तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मेरे विचार से ये, और जब वहां पर गए, ओलाफ शोल्ज गए, राष्ट्रपति मैक्रोन गए, दो मर्तबा गए, उनसे कहा बातचीत से इसको मसले को सुलझाइए। ओलाफ शोल्ज ने तो ये भी कहा जो कोई ऐसा लाइव इशू नहीं है ऑन द टेबल जो यूक्रेन को वहां का सदस्य बनाया जाए। तो मैं तो समझता हूं इट इज अ टोटली अननेसेसरी वॉर। ये राष्ट्रपति पुतिन का अपना, उनकी जो एरोगेंस है, उनका ह्यूब्रिस है, उनका टू प्रोजेक्ट उनकी जो अपनी सेल्फ इमेज है एज रियली ही इज कमिंग अक्रॉस एज अ मेगालोमेनियक, जो पूरी दुनिया को ये बताना जो वो कितने पावरफुल हैं और रूस कितना पावरफुल इमर्ज होकर आया है। ठीक है, उनको बहुत दिक्कत है, मुश्किल है। उन्होंने कहा है जो ये सोवियत संघ का विघटन, दिस वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी टू हैव टेकन प्लेस इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, परंतु अब रूस इतना बढ़कर आ गया है, इतना सशक्त हो गया है, तो उसको उसने और आगे लेकर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बातचीत से ये मसला सुलझ सकता था, और जो ये थोपा है, जो ये मणा है राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी दुनिया पर, पूरे यूरोप पर, और इसका असर हम सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा है तेल का दाम कितना हो गया है, ब्रेंट क्रूड 104 पहुंच गया था 90 के आसपास से। तो मैं समझता हूं इसके जो दूरगामी इसके प्रभाव होगा, इसके इम्प्लीकेशंस होगा, और पूरी दुनिया को अभी साथ मिलकर कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी उससे जी अशोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए। दूरगामी तो असर होंगे ही, लेकिन इस वक्त भी असर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यूक्रेन पर जो अटैक हुआ है उससे दुनिया भर में प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन का रूस पर अब साइबर अटैक हुआ है। आपको बता दें इस बीच ये बड़ी खबर कि रूस की कई सरकारी वेबसाइट्स पर हमला किया गया है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं जीजे सिंह साहब से पूछना चाहूंगी। सिंह साहब, साइबर अटैक को हम अपने दर्शकों को किस तरीके से समझाएं, सरल शब्दों में इसका क्या प्रभाव और कैसे इसे किया जाता है? देखिए, साइबर अटैक के अंदर जिस तरीके से अभी यूक्रेन ने जवाब दिया है रशिया की फोर्स को, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ। यहां मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि अगर रशिया के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके पास आर्टिलरी और दूसरे साधन हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो यूक्रेन के पास भी उससे कम नहीं है। उसके पास भी वेस्टर्न के मोस्ट मॉडर्न रॉबस्ट जो सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स, और साथ में एयरक्राफ्ट और टैंक्स और जो भी हम अपने डिफेंस के अंदर यूज करते हैं, वो उसके पास हैं, उसकी पूरी तैयारी है, उसको समझते हैं। उनका डीएनए भी जो है, आत्मिक शक्ति या मानसिक बनावट है, वो रशिया से ही ज्यादा हो सकती है या उसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों देश जो थे पहले एक थे। और साथ में जो यूक्रेन था वो रशिया को एक बहुत ताकतवर बनाने में, सोवियत यूनियन को बहुत ताकतवर बनाने में हिस्सेदार था। बिकॉज यूक्रेन पीपल जो हैं, लोग हैं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड हैं। वो अफगानिस्तान की तरह उनका डीएनए नहीं है, जो दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्री के, वो भी यूरोपियन हैं, समझते हैं एक दूसरे। तो इसी तरीके से ये जो उनके पास उनके सिस्टम्स को जाम करना, यानी कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं फेल हो जाते हैं,
जो सरल शब्दों में कहें, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनकी जो एक व्यवस्था बनाई होती है नेविगेट करने की, कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ, ऑर्डर्स देने की, वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि जो आज की डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं सभी कंप्यूटराइज्ड हैं, उनमें बहुत वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डाली जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूक्रेन और वेस्ट पूरी तरह समझता है, क्योंकि अगर देखा जाए, आपने भी ये देखा होगा कि जितनी दुनिया के देश की डिफेंस फोर्सेस हैं जो पैसे की वाली हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं, वो ज्यादातर वेस्ट के वेपन्स जैसे अपाची एयरक्राफ्ट हुए, जहां 777 गन्स हुई, जहां उनके डिफेंस सिस्टम हुए, जहां उनके सबमरीन और जो जैसे हेलीकॉप्टर्स F-16 रेफाल्स F-16 18 32 ये सीरीज जो हैं, ये जो वेपन्स हैं ये उनकी पहली चॉइस होती है। जैसे कि हमने भी इनको प्रेफर किया है, ये बड़े फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होते हैं और साथ में इनकी एक्यूरेसी बहुत होती, क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोवियत यूनियन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने नेवी के अंदर देखा है कि जो लोग हैं वेस्टर्न स्ट्रीम को ज्यादा प्रेफर करते हैं सोवियत से, उनके कुछ जो वेपन्स हैं वो मैं कहूँगा कि बराबर के हैं, मगर एक नॉट ऊपर है हमारे वेस्टर्न के। तो इनके पास दिमाग है, उनके पास जज्बा है, स्पिरिट है, वो भी इनको पहचानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, रिश्तेदार हैं, इनका डीएनए एक ही है। और एक बात यहाँ जरूर कहा जाता है कि जो अपने होते हैं, जिनको समझते हैं, दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स बट दे कैन बी योर वर्स्ट एनिमीज ऑल्सो। अभी दोनों में दुश्मनी है, और यूरोपियन जो देश हैं ज्यादातर वो जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ बराबर का मुकाबला है। मगर इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो वेस्ट है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। वो कहता है हर देश की आजादी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सॉवरन रहना चाहिए उसको। तो इस चीज को, अभी जो यूक्रेन है वो तो नेटो का मेंबर बना ही नहीं, और साथ में वो सॉवरन देश है और यूरोपियन का बिल्कुल ईस्टर्न कंट्री है। अगर उसकी इच्छा है, अभी नेटो तो उसको जबरदस्ती मेंबर नहीं बनाना चाहता, ये तो यूक्रेन के लोग, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, यूक्रेन की जो सारी जनता जनार्दन है वो बनना चाहती है, क्योंकि उनको मालूम था पहले कि ये जो रशिया है इसकी जो डॉनबास जो हम बात कर रहे थे कि जहां बहुत गैस एंड पेट्रोलियम है, उसके ऊपर बुरी नजर है। तो इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी। विनोद दत्ता जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं सर, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। ये बताइए कि जिस तरीके से चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है, जिसे लेकर IAEA ने भी ये कहा है कि अत्यधिक संयम बरतने की जरूरत है। अब जब ये अत्यधिक संयम की बात हो रही है तो हम इससे क्या समझें? देखिए, चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर एरिया है या जो जगह है, वो 1986 में वहाँ एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी हुई थी। आज इतने साल हो गए हैं वहाँ, आज भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं या जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं या लोग हैं, वो आज भी डिसेबल्ड या जो डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। तो रूस को चाहिए, क्योंकि रूस ने वहां उस पर कब्जा कर लिया है, रूस को चाहिए कि वो अपना संयम बरते, क्योंकि न्यूक्लियर अगर कोई लीक होता है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर इस तरह की कोई चीज या त्रासदी होती है तो विश्व समुदाय पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, चाहे वो एक्सीडेंटल रिलीज हो, चाहे वो ह्यूमन एरर हो या एरर ऑफ इंटेंट हो या एरर ऑफ जजमेंट हो, रूस के खाते में ये जाएगा कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स का या तो इस्तेमाल किया है या रिलीज किया है। तो ये एक नई जो स्पिन ऑफ है इस युद्ध को दे देगा, क्योंकि पुतिन साहब ने पहले ही ये साफ और वाज़ेह कर दिया था अपने स्टेटमेंट में कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, ये कोई आम बॉम्ब्स नहीं है या एमिनेशन नहीं है या असला नहीं है जो कभी भी इसको रिलीज किया जाए। इसके इंटरनेशनल, इसके पूरे प्लेनेट पे इसका इंपैक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये रशिया को चाहिए कि वहां अपना संयम बरते। और देखिए मीडिया आप आजकल बात पूरी करिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स संभल गया है, 1000 अंकों की बढ़त के साथ खुला है, यानी कि संभल गया है बाजार। और एक और बड़ी खबर जो यूक्रेन से जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि यूक्रेन पर एक और मिसाइल से हमला किया गया है। पश्चिमी इलाके ज़ेपोरिज्जिया पर मिसाइल अटैक किया गया है। BNO न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम डेवलपमेंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन पर एक और मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल द्वारा यह हमला आपसे कुछ ही देर पहले हुआ, जिसमें पश्चिमी इलाके ज़ेपोरिज्जिया पर मिसाइल अटैक किया गया है। कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर आ रही है और साथ ही तेज धमाके की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। ये कीव की एक इमारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। धधक उठी है ये इमारत, इसमें आग लग गई है, धुआं उठ रहा है और पूरी तरीके से ये इमारत अब नष्ट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं लगातार हमलों की, उसके मद्देनजर अब कई लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। कई लोग इस वक्त बिल्डिंग्स के बेसमेंट में है। ऐसे में देखना और समझना ये होगा कि जिस वक्त इस बिल्डिंग को तबाह किया गया, नष्ट किया गया, उस वक्त इसमें लोग मौजूद थे या नहीं। यूक्रेन पर मिसाइल द्वारा हमला किया जा रहा है और तस्वीरें तबाही की लगातार आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक 1 लाख लोग, ये बताया जा रहा है कि पलायन कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। BNO न्यूज के हवाले से खबर आ रही है और यूक्रेन पर एक और मिसाइल द्वारा हमला किया गया है, जिसमें भारी तबाही की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन पर टिकी हुई है कि कैसे यूक्रेन अपने बचाव में सामने आएगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन इस बीच इस मिसाइल हमले में कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला और इस हमले में भारी तबाही। अब तक कुल 137 नागरिकों की जान गई है, ये आधिकारिक पुष्टि हुई है स्वयं राष्ट्रपति की ओर से। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 137 सैनिक और आम नागरिक मारे गए। तो ये बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर इस वक्त रूस की ओर से लगातार हमले और अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से रूस द्वारा हमला किया जा रहा है, ये बड़ी खबर वहां से आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद वहां पर भारी क्षति, भारी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग में ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम डेवलपमेंट, जिसमें अब यूक्रेन पर एक और मिसाइल से हमला हुआ है। पहले दिन के हमले में 137 लोगों की जान गई थी, लेकिन ये हमला दक्षिणी इलाके ज़ेपोरिज्जिया में हुआ है, जहां पर मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है। कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा कि कितना नुकसान दरअसल हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी संख्या में लोग वहां पर घायल हुए हैं। लेकिन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा इस हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो जंग में यूक्रेन पर ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला
और इस हमले के बीच वहां पर धुएं और आग का गुबार दूर तक देखा जा सकता है, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं जो नष्ट हो गई हैं और वहां पर इस वक्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मिसाइल अटैक यूक्रेन में कहां कहां हुआ है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। कई ऐसे इलाके यूक्रेन के जहां पर मिसाइल से ये हमला किया गया है, जिसमें निप्रो शामिल है, कीव शामिल है और साथ ही बोरिस्पिल, ये वो तमाम इलाके यूक्रेन के, क्योंकि चौतरफा ये हमला रूस की ओर से किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके इसको रूस सुनिश्चित करना चाहता है। यानी कि उत्तर, दक्षिण और साथ ही पूर्व से ये हमले किए जा रहे हैं, जहां जहां से रूस ये समझता है कि यूक्रेन पर इन मिसाइल से हमला करके वहां पर भारी क्षति और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। वही एरियाज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निप्रो, बोरिस्पिल, ल्यूब और कीव शामिल हैं। कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त कीव में ही देखने को मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सवेरे यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद रूसी सेना ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण की तरफ से यूक्रेन में घुसना शुरू कर दिया था। ये जमीनी हमले कहां कहां किए जा रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं, जिसमें कुनेस्क अहम तौर पर शामिल है। लुहांस्क पे ये जमीनी हमला, साथ ही क्रीमिया एक महत्वपूर्ण जगह यूक्रेन के लिहाज से, वहीं खार्किव, ये जमीनी हमले यानी कि हवा से तो हमले किए ही जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर भी लगातार हमले जारी हैं। और ग्राफिक्स और मैप के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस वक्त यूक्रेन में उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में लगातार हमले चल रहे हैं। ओडेसा, जहां पर नेवी ने हमला किया है, यानी कि फुल फ्लेजेड अटैक इसे माने, जिसमें जल, थल, वायु पूरी तरीके से रूस इस वक्त हमले कर रहा है। और यही देखने को मिल रहा है यूक्रेन में, जहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कहां पर जल से हमला हो रहा है, कहां पर वायु से और कहां पर थल सेना इस वक्त रूस की एक्टिव है। यूक्रेन को सैन्य मदद से अमेरिका ने इनकार कर दिया। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों का जरूर ऐलान किया जा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को रूस में मिल सकते हैं, लेकिन इस बीच सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद नहीं करेगा अमेरिका, ये साफ तौर पर कह दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में औपचारिक तौर पर कोई भी मदद अमेरिका द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती है। इस बात का ऐलान राष्ट्रपति जो बाइडेन कर चुके हैं। तो यूक्रेन की आस पर पूर्ण विराम, फौरी तौर पर अभी कोई भी साथ यूक्रेन का नहीं दे रहा है, लेकिन इस पूरे हमले की निंदा विश्व भर में की जा रही है कि कैसे रूस ने निशाना बनाया यूक्रेन को, जल, थल, वायु सभी जगहों से ये चौतरफा अटैक किया जा रहा है। और साथ ही इस फुल फ्लेजेड अटैक में अब तक 137 नागरिकों की भी जान गई है। ये ऑफिशियल आंकड़े यूक्रेन के बताते हैं, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अब मिसाइल द्वारा भी हमला किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन में हमला किया गया है। तो अब तक यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं था और यही वजह है कि नाटो मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि नाटो लगातार इस हमले की निंदा करता रहा है। कहां कहां कब्जा हुआ है यूक्रेन में ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अहम तौर पर ये चेर्नोबिल परमाणु प्लांट, जिस पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। हालांकि चेर्निहाइव ये वो जगह जहां पर भी रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। लुहांस्क वो जगह जहां पर भी रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है, इसके साथ साथ सुमी में, और ये वो उत्तर के इलाके जहां पर इस वक्त रूस कब्जा कर चुका है। खेरसन दक्षिण का वो इलाका
जहां पर कब्जा हुआ है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, मिसाइल द्वारा हमला किया जाना कई तरीके के संदेश देता है। ये बताता है मिसाइल द्वारा हमला, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो तमाम अन्य दूसरी तरीके की मिसाइल हो, कि ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए कम समय में। ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल रूस इस समय कर रहा है, उसका प्रयास ये है कि यूक्रेन के जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। ये प्रयास क्यों है? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य है यूक्रेन को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, और इसीलिए चाहे यूक्रेन की सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, उनके ठिकानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। जहां जहां उनके बेसेस है, जहां जहां उनके रेडार स्टेशंस हैं, जहां जहां उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और 14 बड़े एयरफील्ड्स हैं यूक्रेन में जिनको निशाना बनाया है पिछले 24 घंटों में रूस में, जिसमें ज्यादातर पूर्व के क्षेत्र में है, हालांकि कुछ पश्चिम में भी है। कीव के बिल्कुल बगल में, कीव में 2 एयरपोर्ट है, एक बोरिस्पिल है जहां पर सिविलियन उड़ानें आती हैं, वो भी इस समय बंद है, और दूसरा जो वहां पर एयरफील्ड है वहां पर एंटोनोव विमान भी बनते हैं, और वो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। उस पर रूस बार बार हमला कर रहा है। कल कुछ स्पेशल फोर्सेस भी वहां भेजी गई थी, उन्होंने उस पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन देर रात यूक्रेन ने दावा किया कि जिन रूस के स्पेशल फोर्सेस ने एयरबेस पर कब्जा किया उनको मार गिराया गया, और अब एक बार फिर यूक्रेन के कब्जे में है ये एंटोनोव की एयरफील्ड। दूसरी बात, तीसरी बात, टोटल एफर्ट इस समय जो रूस का है वो SEAD जो कहलाता है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, उस पर है, और ग्राउंड फोर्सेस अब अंदर आ गए हैं। तो समुद्र से भी हमला हो रहा है, चाहे सी ऑफ अजोव से हो, चाहे ब्लैक सी से हो। रूस के जो पानी के जहाज हैं वो हमला कर रहे हैं। एक जो पलटवार किया था यूक्रेन की तरफ से, रूस ने यह दावा किया कि उनके जंगी जहाजों के बजाय उनके कार्गो जहाजों को निशाना बनाया सी ऑफ अजोव में, और उससे रूस के सिविलियंस को नुकसान हुआ है। तो नुकसान दोनों तरफ से, क्षति दोनों तरफ से हो रही है और जबरदस्त हो रही है। यूक्रेन ने माना कि उनके करीब 150 सिविलियन और सिपाही अब तक मारे गए हैं 24 घंटे में, लेकिन उन्होंने दावा किया कि 800 रूस के सिपाही, उनके 2 लड़ाकू विमान तो पिछले 15 घंटों में, मतलब 2 Su-30 उनके विमान Su-27 ने गिराए, कुल मिला के उनके 8 विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। तो बहुत जबरदस्त इस समय भीषण युद्ध अलग अलग छोर पर हो रहा है, और हर तरफ से प्रयास रूस की सेना का है कि वो राजधानी कीव पर कब्जा कर ले। नेहा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास रुक करूंगी, लेकिन इस बीच अशोक सज्जनहार जी का मैं रुक करना चाहूंगी, जो कि पूर्व राजनयिक है। अशोक जी, देखिए, अब प्रतिबंध बहुत ही व्यापक होने वाले हैं रूस पर, चाहे वो हम वित्तीय सेक्टर की बात कर लें, ऊर्जा की, परिवहन, और रूस से जुड़े हुए जितने भी सैंक्शंस हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि गौरव कह रहे थे कि रूस ने सभी बातों का आकलन कर लिया है, प्रोज उनको ज्यादा नजर आए, कॉन्स कम नजर आए, और यही वजह थी कि वो आगे बढ़े और तरीके का अटैक किया। लेकिन अब आने वाले वक्त में जब इस वॉर पर, जब इस पूरी विषम परिस्थिति पर एक तरीके से पूर्ण विराम लगेगा, तब रूस के लिए किस तरीके का अब व्यापक असर देखा जाएगा वैश्विक तौर पर, यानी कि जो देश जिनके साथ वो व्यापार करता है वो कैसा व्यवहार करने वाले हैं रूस के साथ? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें नेहा जी जो समझनी है। एक तो मैं बिल्कुल गौरव से ये सहमत हूं, जो राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी तरीके से इनको जो भी है प्रतिबंध लगने हैं, सैंक्शंस हैं, इनको उन्होंने फैक्टर कर लिया था, फैक्टर इन कर लिया है जो भाई ये। और देखिए, उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत समय से लगते रहे हैं, ये नहीं है जो ये पहली बार प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1990 के बाद अगर देखें, 2008 में जब हुआ जॉर्जिया में हादसा हुआ, जब 2014 में क्राइमिया को उसने एनेक्स किया, तो प्रतिबंध लगते रहे हैं। तो प्रतिबंधों से जूझना उसे बड़ी अच्छी तरह आता है, और इस समय भी उसको मालूम था जो प्रतिबंध लगेंगे, तो इसीलिए वो सब फैक्टर इन कर दिया गया है। दूसरी बात है, जो अगर हम देखें, और जैसे कि कल भी हुआ, एक दिन में करीब $6-8 प्रति बैरल के उससे दाम बढ़ गए हैं, तेल के, गैस के भी दाम बढ़ गए हैं। तो इसीलिए ये तो जो रूस है उसकी क्या वो ज्यादा निर्यात करता है, एक तो हाइड्रोकार्बन्स करता है, फॉसिल फ्यूल्स करता है, एनर्जी करता है, ऑयल, गैस, कोल करता है, इन सब के दाम बढ़ेंगे। इन सब के दाम अगर बढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत ये फायदा होने वाला है। तीसरी बात है, उसके पास देखिए करीब 600-650 बिलियन
डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो उसने ये सब तैयारी पहले ही की हुई है, जो भी उसके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं उसको वो अच्छी तरीके से निभा लेगा, उससे उसको इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ ही महीने पहले पिछले साल नवंबर में मैं मॉस्को में गया था। हालांकि कितने उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, परंतु उनकी आर्थिक व्यवस्था स्थिति पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जो उनकी लाइफस्टाइल में कोई इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ हो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। उनके सब स्टोर्स वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए पिछले कुछ सालों में और 2014-15 के बाद स्पेशली जब सैंक्शंस ये लगे हैं, तब से रूस और चीन के जो संबंध हैं बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गए हैं, बहुत ज्यादा गहरे हो गए। तो अगर हम ये कहें नॉर्ड स्ट्रीम 2 में इसको हमने सर्टिफिकेशन मना कर दिया है, बंद कर दिया है, तो उधर से गैस यहाँ पर यूरोप में नहीं आएगी, तो ये गैस वहां पर चीन को भेजी जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा पाइपलाइंस वगैरह वगैरह लगाने में, परंतु फिर भी चीन तो इतना ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है, और पूरे अगर ट्रेड में देखा जाए तो इतना ज्यादा रूस का पूरे विश्व से इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है जिससे कि उसको इतना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़े या बुरा असर पड़े। और उसने बिल्कुल ये सोचा है, जो उसके लिए जो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे कि जो थोड़ा उसको पेन और सैक्रिफाइस जो उसको करना पड़े अगर ये सैंक्शंस पर लगते हैं। परंतु आखिर में मैं यही कहूंगा फिर से नेहा जी, दैट दिस इज अ टोटली अननेसेसरी वॉर। मतलब इसमें जब राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं जो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई नहीं होता है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कोई ऐसा तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया आ जाती है कहने के लिए ये तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनको ध्यान से बात करनी चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं, और फिर भी धमकी दे रहा है पुतिन। मेरे विचार से ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल उनका ये तरीका है। इररिस्पॉन्सिबल तरीका सज्जन हाजी बता रहे थे, और कैसे ये एक अननेसेसरी वॉर है जिसमें अब रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।